नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लियो क्लासेस के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आने वाले टाइम में आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वन डे एग्जामिनेशंस। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ जो स्टार्ट की है लियो क्लासेस के ऊपर, तो उसी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चों के पास, ताकि सारे बच्चे इस क्लास के नोटिफिकेशन को देख सकें और इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख सकें भाई। और सारे बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है। हमारी शायद आज चौथी क्लास है ये। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का, बिना कोई टाइम गवाए, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ है हमारी ये, और पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें बताओ चलो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, उस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ये संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त बैठक ली गई है बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है संयुक्त बैठक का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखो आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त बैठक का वर्णन करता है। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता कौन है। तो संयुक्त बैठक बुलाता है बेटा हमारे देश का राष्ट्रपति। लेकिन अब तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला अभी तक ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, 108 में वर्णन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक जो है वो किस प्रकार के विधेयकों पर बुलाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है सामान्य विधेयकों के ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सामान्य या ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं उनके ऊपर ये बैठक बुलाई जाती है। कई प्रकार के बिल होते हैं, विधेयक होते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पेश किए जाते हैं बेटा। एक दो का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। सामान्य विधेयक बोलते हैं, वित्त विधेयक बोलते हैं, धन विधेयक जैसे हम बोलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक हम बोलते हैं। कई प्रकार के विधेयक होते हैं, वो अलग हमारा चैप्टर है एक, उसके बारे में कभी फिर से डिस्कस करेंगे। सामान्य विधेयक जो होते हैं, इन सामान्य विधेयकों के ऊपर आपको ध्यान रखना है सामान्य विधेयक को यदि लोकसभा पास कर दे, लोकसभा से पास होने के बाद इनको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और राज्यसभा बेटा इनको 6 महीने तक रोक सकती है अधिकतम। और राज्यसभा अगर इनको सहमति ना दे, दोनों सदनों का अगर विवाद हो जाए सामान्य विधेयकों को लेकर, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जो कि बेटा आज तक भारत में 3 बार बुलाई गई हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 3 संयुक्त बैठकें हुई हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बुलाता है। उसमें कुछ सदस्य राज्यसभा के होते हैं, कुछ सदस्य लोकसभा के होते हैं। लगभग 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। टोटल 45 सदस्य होते हैं हमारे संयुक्त बैठक के अंदर। तो इस बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंदर जो आया था, इस अधिनियम के तहत 1862 के अंदर भारत में 3 उच्च न्यायालय गठित किए गए थे बेटा। सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से बने थे। एक बना था बम्बई में, एक मद्रास और एक कलकत्ता। ये हमारे देश के सबसे प्राचीन 3 उच्च न्यायालय हैं। इसके बाद 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया था। इलाहाबाद के अंदर भी एक उच्च न्यायालय बना दिया गया था। और वर्तमान में इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो हमारे देश का 25 जो हाई कोर्ट है वर्तमान में भी, उनमें से सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद का हाई कोर्ट। आपको ध्यान रखना है ये। तो वर्तमान में आपसे पूछे कितने हाई कोर्ट हैं हमारे देश के अंदर, 25 हाई कोर्ट हैं। अब आप कहोगे 25 हाई कोर्ट है, जबकि राज्य तो कितने हैं हमारे देश में, 28 राज्य हैं।
केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे देश के अंदर? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हर एक राज्य का हाई कोर्ट होता है, हर एक केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट होता है, तो उसके हिसाब से तो 36 हाई कोर्ट होने चाहिए जी। लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 इस बात का वर्णन करता है हमारे संविधान के अंदर कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट का जो विस्तार है वो किसी राज्य के साथ किया जा सकता है। मतलब संयुक्त रूप से हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे ही राज्य का एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमारे देश का जो राज्य है हमारे भारत जो हरियाणा जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का मिलाकर एक संयुक्त रूप से हाई कोर्ट बनाया हुआ है। इसलिए 28 अलग अलग राज्यों के 28 हाई कोर्ट ना होकर कई राज्य ऐसे हैं जिनके संयुक्त हाई कोर्ट भी है, जैसे महाराष्ट्र गोवा का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट बनाया हुआ है बेटा। ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट की संख्या 25 है वर्तमान में हमारे देश के अंदर। और जो 25वां हाई कोर्ट बना है बेटा, जो 25वां हाई कोर्ट बना है वो आपको ध्यान रखना है। 25वां हाई कोर्ट सबसे नया कौन सा बना है? वो बना है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट सबसे नया 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है। क्यों? आंध्र प्रदेश राज्य से सबसे पुराना है। हमने पढ़ा कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य 1953 में कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, आपने पढ़ा होगा। इसका उच्च न्यायालय सबसे नया कैसे हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 2014 के अंदर जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया तेलंगाना। इसका जो हाई कोर्ट होता था पहले वो अब तेलंगाना राज्य के अधीन चला गया था। हैदराबाद के अंदर बाद में 10 साल का समय दिया गया था कि आपको 10 साल के अंदर अंदर अपनी नई राजधानी विकसित करनी है, आंध्र प्रदेश को कहा गया था। तो आंध्र प्रदेश ने अपना अलग हाई कोर्ट बना लिया 1 जनवरी 2019 को। तो वो सबसे नया हाई कोर्ट इसलिए आंध्र प्रदेश का ही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो भारत के अंदर जो संविधान सभा गठित की गई थी बेटा, तो संविधान सभा जो गठित की गई थी उस संविधान सभा के अंदर क्या था? टोटल 389 मेंबर्स थे शुरू में जिस समय उसका गठन हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे सदस्यों के, वो चुनाव किए गए थे बेटा जुलाई 1946 के अंदर। ठीक है, तो किस योजना के आधार पर इसका चुनाव हुआ था? तो मार्ले मिंटो, तो बेटा आपको ध्यान रखना मार्ले मिंटो योजना तो कब की है? ये 1909 की है मार्ले मिंटो। तो साइमन कमीशन भारत में आया था, कब आया था ये साइमन कमीशन? तो आपको पता है 1928 में आया था भारत के अंदर। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ये कैबिनेट मिशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1946 के अंदर भारत आया था। भारत सरकार अधिनियम ये 1935 इसके आगे लिखा ही हुआ है। तो अगर आपको पता है कि संविधान सभा के चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुए थे, तो किस योजना के आधार पर हुए थे? कैबिनेट मिशन भी तो 46 में आया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस योजना के लिए आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर किया गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आपको वो क्लास नहीं देखी तो पहले तीसरी क्लास जो आप जल्दी से देख लीजिए, इसमें कैबिनेट मिशन के बारे में हमने डिस्कस किया है डिटेल से। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है पहले कि भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसका किसी की भी जीवन पर या किसी बुक के ऊपर या कहीं पर भी जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखना है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत के संविधान के भाग 3 को। अब भाग 3 में क्या है जी? तो भाग 3 में है बेटा मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार है, लेकिन ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार हैं ये हैं भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भाग 3 का वर्णन है। ठीक है, और मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार थे जिस समय हमारा संविधान बना था? 7 मौलिक अधिकार थे जी। लेकिन आपसे पूछे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अभी बता देंगे वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 कैसे हो गए? घट कैसे गए? घट इसलिए गए क्योंकि एक अधिकार होता था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकारों में से, इसलिए तो 7 से घटकर 6 हो गए। हटाने की बात आएगी तो कौन से संशोधन से हटेगा? 44वें संशोधन से हटेगा। 44वां संविधान संशोधन
76 के 78 के द्वारा इसको हटाया गया, 78 के द्वारा। जोड़ने की बात आती है तो 42वां, हटाने की बात आती है तो 44वां। ठीक है, ध्यान रखना, एक 1976 में और एक 1978 में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो भाग 3 है, इसको भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के लिए। किस विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? मतलब विधान परिषदों के अंदर भारतीय लोगों को कब शामिल किया जाने लगा था, या किस अधिनियम के तहत शामिल किया जाने लगा था, ये आपसे पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के लिए। तो भारतीय लोगों को विधान परिषद में अधिनियम, ऑप्शन है 1919 के अधिनियम के तहत। इस 1919 के अधिनियम को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919 में। 1935 का अधिनियम, इसके बाद 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1909 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार कानून, मार्ले मिंटो सुधार कानून। जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ रखी है, पहले क्लास लगा रखी है, उनको पता होगा कि ये दोनों क्या हैं, मार्ले मिंटो और 1919 का अधिनियम। 1928 का अधिनियम कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा भारतीयों को परिषदों में स्थान दिया गया था। तो ध्यान रखना है 1909 का जो अधिनियम था, इस 1909 के अधिनियम से एक भारतीय व्यक्ति को परिषद के अंदर नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल उसको नियुक्त कर सकता था परिषदों के अंदर, 1909 वाले मार्ले मिंटो सुधार कानून के तहत। मार्ले मिंटो कानून से एक बात और ध्यान रखना है, 1909 वाले से, इसी के तहत क्या किया गया था, मार्ले मिंटो कानून के तहत ही भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। अब ये सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें धर्म के हिसाब से चुनाव प्रणाली शुरू कर दी गई थी। और जो मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान समुदाय के जो लोग थे, उन मुसलमानों को अलग से निर्वाचन व्यवस्था या अलग से चुनाव में आरक्षण दिया गया था कुछ सीटों के ऊपर। तो आपसे पूछे कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी किस कानून के तहत शुरू की गई थी, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, 1909 के अधिनियम के तहत इसको किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? राजनीतिक दर्जा क्या था? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, देशी रियासतों के अधीन था, भारत कांग्रेस के अधीन था, या ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था? इनमें से आपको एक बताना है कौन सा ठीक होगा, 1 2 3 4। अब ये 15 अगस्त और 1947 का क्या सिस्टम है वो ध्यान से देखो। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत जो है इसका संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के साथ ही राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ ली। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और राष्ट्रपति की शपथ लेते ही भारत क्या बन गया था, एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था, रिपब्लिक कंट्री बन गया था। गणतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जिस देश का मुखिया जो होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस देश की जनता के द्वारा चुना जाए, वो देश गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है बेटा। एक होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जिस देश की सरकार जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाए, उस देश की जनता के द्वारा चुनी जाए। लोकतंत्र के लिए एक लाइन बहुत फेमस है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए। मुखिया का मतलब हमारे भारत देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति होते हैं भारत के मुखिया। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ ली थी, राष्ट्रपति बन गए थे हमारे देश में, इसलिए 26 जनवरी का दिन जो होता है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बेटा, क्योंकि उस दिन भारत क्या था, एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। ध्यान रखना है, हमारे देश के मुखिया चुन लिए गए थे उस दिन। तो
अब आपसे प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय, उस समय भारत किस प्रकार का राजनीतिक दर्जा प्राप्त था भारत को, कैसा राष्ट्र था भारत। तो आपको ध्यान रखना है इन समय के दौरान भारत क्या था, एक डोमिनियन राष्ट्र हुआ करता था। भारत एक डोमिनियन देश या डोमिनियन राष्ट्र होता था। डोमिनियन का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जो स्वतंत्र तो है लेकिन फिर भी अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए वो किसी न किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। आज़ाद है, सरकार खुद चला रहा है अपनी, लेकिन अब भी अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो। वो देश क्या कहलाता है बेटा, वो देश कहलाता है डोमिनियन देश या डोमिनियन राष्ट्र। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन अब भी भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा था, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लॉर्ड माउंटबेटन ही तो रहा था बेटा। 1947 के 1949 तक लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश का गवर्नर जनरल था, और जो कहाँ से था, इंग्लैंड से था, और इंग्लैंड की संसद के अधीन यहाँ काम करता था। इसका मतलब हमें जो भी निर्णय लेने पड़ते थे, देश के आंतरिक हो या देश के बाहरी हो, वो किससे पूछकर लेने पड़ते थे, उस माउंटबेटन से पूछकर लेने पड़ते थे। और माउंटबेटन किसका रिप्रेजेंटेटिव था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब इनडायरेक्टली इंग्लैंड ही अभी तक कंट्रोल कर रहा था भारत को। और बाद में सी राजगोपालाचारी हमारे देश के गवर्नर जनरल बने, जो पहले भारतीय थे और अंतिम गवर्नर जनरल रहे भारत के। वो भी तो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी तो इंग्लैंड की संसद के ही प्रतिनिधि थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अब 26 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे थे। तब तक भारत डोमिनियन राष्ट्र था, हमें इंग्लैंड के ऊपर निर्भर करना पड़ता था अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए। जैसे ही राष्ट्रपति ने शपथ ली 26 जनवरी 1950 को, तो गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, उसको हमने राष्ट्रपति बना दिया, और राष्ट्रपति अब देश का खुद का व्यक्ति है। अब हमें किसी दूसरे व्यक्ति से पूछकर निर्णय लेने की जरूरत नहीं थी। तो भारत का डोमिनियन राष्ट्र खत्म हो गया, भारत क्या बन गया है कि गणतंत्र बन गया। डोमिनियन यहां नहीं लिख रखा, तो क्या लिख रखा है, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था भारत, ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, या डोमिनियन लिखा आ जाए तो वो भी ठीक है। ये प्रश्न एचएसएससी पूछ चुकी है, पहले ध्यान रखना है डोमिनियन वाला। चलो, इसके बाद आपको ध्यान रखना है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। जैसे हमने अभी जिक्र किया था बेटा, ये भी बताया है आपको, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाई गई थी। घटाई कैसे गई है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और संपत्ति के अधिकार को कैसे हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटाया गया था। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, ये तो ध्यान रखना है 1978 के अंदर। तो संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी, 7 से 6 कर दी गई थी। तो आपका उत्तर आपको मिल गया 44वां संविधान संशोधन। चलो नेक्स्ट है, आपसे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, जल्दी से बताओ। वीके सिंह थे, जीवी मावलंकर थे, सुकुमार सेन थे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वीके सिंह का नाम तो सुना होगा, भारत के आर्मी के जनरल रह चुके हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री के पद के ऊपर हैं ये वीके सिंह। जनरल वीके सिंह आपके हरियाणा से ही है, बापुड़ा जिले से, बापुड़ा गांव से संबंधित है, भिवानी के अंदर है शायद अभी, या चेंज हो गया है तो वो देख लेना। अब देखो जीवी मावलंकर कौन थे, ये गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं, ये थे बेटा भारत की जो लोकसभा थी, हमारी पहली लोकसभा जो थी, इस पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे बेटा हमारी जो संविधान सभा जो चुनी गई थी जुलाई 1946 में, उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था, ध्यान रखना है। तो बचे कौन, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन क्या है, हमारे देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये, ठीक है, सीईसी जिसको कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ध्यान रखना है वर्तमान में है सुशील चंद्रा। चलो आगे अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच
शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की और आंसर करो इसका जल्दी से। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर किया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो किया गया है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। 7वीं जो अनुसूची है हमारी, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो अब आप कहोगे ये सूचियां जो हैं, समवर्ती सूची जो है ये तो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो देश की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो किस देश के आधार पर किया गया है? तो ध्यान रखना है कनाडा के संविधान के आधार पर। आपने कनाडा में पढ़ा होगा मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, पढ़ा होगा मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वही तो बात है ये। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो आप लोग पढ़ते हो किताबों में लिखी होती है, उसकी बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी। केंद्र और राज्यों, संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था वो होती है जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाए, उसको संघीय व्यवस्था बोलते हैं। मेन एक पॉइंट है ये, बाकी और भी विशेषताएं होती हैं इसकी। दूसरा, अब संघीय व्यवस्था उसमें मजबूत कौन है? शक्तियां किसको दी गई है ज्यादा? किसको दी गई? केंद्र सरकार को। और ये केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां देने की जो धारणा है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूएसए से तो आपने पढ़ा होगा, यूएसए से क्या क्या चीजें ली है, जल्दी से रिवाइज करो। क्या लिया हमने? फंडामेंटल राइट्स लिए, मौलिक कर्तव्य लिए, हमने यहाँ से प्रस्तावना की धारणा ली, तो ठीक है प्रस्तावना ली। यूएसए से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया, तो बिल्कुल लिया, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। यूएसए से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने यूएसए से ली। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भी कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली? न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने अमेरिका के संविधान से ली। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। साउथ अफ्रीका से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा आपके लिए, वो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वगैरह वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। यूके या इंग्लैंड कह लो, इससे हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, विधि के शासन को इससे अपनाया है, एकल नागरिकता को हमने यहाँ से अपनाया है, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार हमने यहाँ से अपनाया है, अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली कैबिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं वो भी हमने यूके या इंग्लैंड के संविधान से अपनाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा कनाडा इसका। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश का जो मामला है इससे लगभग पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अध्यादेश वाले से। पहली बात तो अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अलग अलग शब्दों में अगर समझेंगे तो अध्यादेश का मतलब होता है अध्यक्ष का आदेश, और अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति जारी करता है अपने केंद्र सरकार के लिए, तो राज्यों के लिए राज्यपाल जारी करता है। तो राष्ट्रपति जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है राष्ट्रपति? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या होता है अध्यादेश? तो ध्यान से समझो, हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास होती है। संसद कानून बनाती है, और संसद कानून कब बनाएगी? जब संसद का सत्र चल रहा होगा बेटा। अब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा होगा तो वो कानून कैसे बना देगी? नहीं बना सकती ना। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, हमने पढ़े थे। 3 कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है हमारा। तो जब सत्र चल रहा होता है तब तो संसद कानून बनाती है हमारे देश के संविधान के अनुसार। लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय अगर देश को कानून की जरूरत पड़ जाए तो वो कानून कैसे बनेगा? ये तो है नहीं कि जल्दी से सत्र बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता।
सरकार क्या करती है, सरकार या भारत सरकार के कहने से या प्रधानमंत्री और उसके मंत्री के कहने से राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। जिस भी कानून की जरूरत होती है सरकार को, संसद का सत्र यदि नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति उस कानून को लेकर एक अध्यादेश जारी कर देगा, या सिंपल भाषा में कहें कि एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। नोटिफिकेशन वो लागू हो जाएगा देश में और एक परमानेंट कानून की तरह लागू रहेगा। ठीक है, आया समझ में। तो एक बात यहाँ से ये निकल कर आती है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता बेटा। यदि संसद का सत्र चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, फिर तो कानून बनाना पड़ेगा, संसदीय प्रक्रिया के तहत ही बनाना पड़ेगा। अब जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वो कानून की तरह लागू होगा, और अध्यादेश बैक डेट से भी जारी किया जा सकता है, ध्यान रखना, पिछली तारीखों से भी जारी किया जा सकता है। जैसे आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आज से ही लागू होगा। राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि ये अध्यादेश जो है वो 2014 से लागू माना जाएगा, तो पिछली तारीखों से भी लागू कर सकता है राष्ट्रपति उस अध्यादेश को। तो उसके बाद क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश जारी रहेगा देश में। जैसे ही संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, संसद का सत्र शुरू होने के बाद सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया जाता है कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर आप इसको संसद से पास करवा लो अध्यादेश को। यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद ने उसको अपनी सहमति नहीं दी उस अध्यादेश को, या उस प्रस्ताव को पास नहीं किया अध्यादेश वाले को, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोबारा से कि अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर स्वीकृति न दे। तो कितने समय के बाद अप्रभावी हो जाएगा, तो मैंने बताया कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पास करवाना पड़ता है। 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप ही खत्म मान लिया जाता है, या पहले यदि चाहे तो राष्ट्रपति कभी भी उसको वापस भी ले सकते हैं अध्यादेश को बेटा। संसद खत्म भी कर सकती है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उसको वापस भी ले सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 6 सप्ताह। अगला बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो जिनका ग्राम सचिव का एग्जाम है या आगे कोई भी एग्जाम आप देने चाह रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा भैया। ग्राम पंचायतों के संगठन का जो निर्देश है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, आपको अनुच्छेद 40 ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आते हैं ये? तो ये आता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। और ये किसमें है? ये भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, भाग 4। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब ये अध्यक्ष वाली जो है वो फंडा समझो सारा। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये आ जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, एक प्रश्न आ जाए आपसे एग्जाम में कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से बताओ कांग्रेस की। तो पहली महिला अध्यक्ष का नाम है एनी बेसेंट, 1917 के अंदर बनी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एक आपसे पूछे कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? तो बताओ अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना पहला कांग्रेस का? ये A.O. ह्यूम बना था, A.O. ह्यूम बना था, या जॉर्ज यूल बना था? तो आपको ध्यान रखना है A.O. ह्यूम संस्थापक था, अध्यक्ष कभी नहीं बना। और
जॉर्ज यूल जो है वो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है कांग्रेस की पहली, बताओ। सरोजनी नायडू बनी है या इंदिरा गांधी बनी है, तो आप क्या कहोगे, सरोजनी नायडू बनी है जी। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय, 1925 के अंदर बनी थी। इसके अलावा आपसे पूछे कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, चलो ये बताओ पहले। तो महात्मा गांधी अपने जीवन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो केवल एक ही बार बने थे, एक बार बने थे। कब बने थे, 1924 में बने थे। और कहाँ बने थे, बेलगांव अधिवेशन में बने थे, ध्यान रखना है। बेलगांव अधिवेशन में 1924 में केवल एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अच्छा, एक प्रश्न और आप मुझे बताओ, आपसे ये पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये पहले तो बने थे 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में, 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर सुभाष चंद्र बोस से ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में भी, त्रिपुरी सम्मेलन में भी कांग्रेस के एक उम्मीदवार दूसरे जो थे अध्यक्ष पद के, चुनाव हुआ था इस समय, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1939 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था पहली बार ये त्रिपुरी अधिवेशन में। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में दोबारा अध्यक्ष पद के ऊपर चुने गए थे। पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में खड़ा किसने किया था, पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव लड़वाया था महात्मा गांधी ने। और जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस के अंदर मेरी हार है, खुद की हार है, क्योंकि मैंने ही तो उम्मीदवार खड़ा किया था ये, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो इसके बाद जब अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस को अपने हिसाब से ज़्यादा काम करने नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर, इनके ऊपर दबाव डाला गया। तो कांग्रेस इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1939 में ही कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। तो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक पार्टी बनाई थी अपनी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था, ध्यान रखना है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब इन्होंने बीच में पार्टी छोड़ दी सुभाष चंद्र बोस ने, तो इनके स्थान पर अध्यक्ष किसे बनाया गया फिर 1939 में, सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बाद में जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस समय देश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है आपको, मेन ये, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है इनको सबको, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इन सब चीज़ों में से। चलो बाकी अगला देखो, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। ये अंतर्राज्यीय परिषद या इसको कहा जाता है इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। इसका गठन आपको ध्यान रखना है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सरकारिया आयोग पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 के अंदर, केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों में जो है उनके अध्ययन करने के लिए, उनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, सरकारिया आयोग की सिफारिश के ऊपर ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। कब किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1990 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1990 में किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 263 के तहत, 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का
जो है वो गठन किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इंटरस्टेट है तो आपको पता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है मतलब आपातकाल अगर लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है, तो उस राज्य का राज्यपाल आ जाएगा या प्रशासनिक अधिकारी आ जाएगा कोई भी। केंद्र शासित प्रदेशों में यदि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री इसका सदस्य होगा, यदि मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ का उपराज्यपाल जो होता है, वहाँ का प्रशासक होता है, वो इसके सदस्य के रूप में आ जाएगा। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं जो अंतर्राज्यीय परिषद के बैठकों के अंदर हिस्सा लेते हैं। एक साल के अंदर इसकी 3 बैठकें होनी जरूरी होती है अंतर्राज्यीय परिषद की। ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 263 है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो, अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के हमसे स्थायी अध्यक्ष पूछा गया बेटा। अस्थायी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। यहाँ आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको ध्यान रखना है, स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे दूसरी बैठक के अंदर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, साफ छपे छपाए ऐसे कैसे। ध्यान से क्लास को समझो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो क्वेश्चन पुट करो। आपको इस क्लास के मतलब इसके आपके YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करो। उसमें आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस की PDFs वगैरह जो है वो मैं डालता रहता हूँ, वो मिल जाएगी। जीके मंच राजेश सर या दिनेश मांझू सर का जो चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर जुड़ जाओ जल्दी से ना, टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ आपको और भी क्वेश्चंस या और जो है चीज़ें जीके की या मैथ्स की या और सब्जेक्ट्स की जो है अवेलेबल करवाते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपेंगे तो उनकी तोड़ देना, तोड़ फोड़ मचा देनी है पेपर के अंदर, ध्यान रखना है। तो इसमें बताओ कि संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान बनाने वाली अभी बताया था मैंने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इससे एक दो बातें और ध्यान रखना, जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। हमारे देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखना है। 29 अगस्त को इसका गठन करने के बाद आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति के अंदर कुल कितने सदस्य होते थे अगर आपसे पूछे तो प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। टोटल 7 मेंबर थे। और 7 मेंबर कौन कौन से थे वो बताओ मुझे जल्दी से, कौन कौन 7 सदस्य थे इसके अंदर? प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन से थे? एक तो मैंने बता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी आप बताओ मुझे 7 सदस्य कौन से थे, कौन से थे? पहला डॉक्टर एन गोपाल स्वामी, ध्यान से नोट कर लेना, प्रश्न आ सकता है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। दूसरा ध्यान रखो, डॉक्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य कौन थे? तीसरे सदस्य थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, KM मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी प्रारूप समिति के अंदर। चौथा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक आपको ध्यान रखना है BL मित्र, 5वें सदस्य BL मित्र, और छठे सदस्य DP खेतान,
डीपी खेतान। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना, बी एल मित्र जो हैं, इन बी एल मित्र और डीपी खेतान जो है इनको बाद में चेंज कर दिया गया था, इनकी जगह नए सदस्य आ गए थे। बी एल मित्र की जगह कौन आए थे? एन माधव राव। एन माधव राव इनकी जगह आ गए थे और डीपी खेतान की जगह आ गए थे टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, ये बाद में चेंज हो गए थे। एक की डेथ हो गई थी, एक ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया था, तो इसकी वजह से बाद में शुरू में चुने गए थे ये दो लोग, बी एल मित्र डीपी खेतान, शुरू में ये चुने गए थे दोनों। बाद में इनमें से एक की डेथ हो गई थी, एक ने अपना छोड़ दी थी पार्टी, तो दो नए सदस्य चुन लिए गए थे। एन माधव राव आ गए थे बी एल मित्र की जगह, डीपी खेतान की जगह कौन आ गए थे? टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन है ये, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 1949 में नहीं, 1947 में तो देश ही आज़ाद हो गया था, तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता। जुलाई 1948 में, 47 में देश आज़ाद होने के बाद थोड़ा ना अधिनियम पास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है भी? किस वो अधिनियम जिसके तहत हमें स्वतंत्रता दी गई थी, तो स्वतंत्रता तो 47 में मिल गई थी हमें। तब दो बचे आपके पास, एक जुलाई 1946 और एक जुलाई 1947। 1946 में नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये जुलाई 1947 के अंदर पास किया गया था ये। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज सिक्स्थ ने इसके ऊपर साइन किए थे, जॉर्ज छठे ने साइन किए थे। आपको ध्यान रखना है 3 जून 1947 को माउंटबेटन रिपोर्ट पेश की गई थी। माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन रिपोर्ट पेश की गई। माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर ही क्या हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद में पेश किया गया। 4 जुलाई को पेश हुआ, 18 जुलाई को राजा ने उसके ऊपर साइन कर दिए थे, तो ये पास हो गया था। तो आपसे पेपर में प्रश्न यही पूछा है किस कब पास किया गया था ये? तो जुलाई 1947। ठीक है, सीधा निशाना लगा देना पेपर में आ जाए तो, जुलाई 1947। चलो अगला देखो, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो आपको पता है 352 रट रखे होते हैं बच्चों ने, 352, 356 और 360। ये तीन तो ऐसे हैं सब कुछ भूल सकते हैं, ये तीन अनुच्छेद नहीं भूलते पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि कुछ कह ही नहीं सकते कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं इनसे, बहुत बार प्रश्न आते हैं। 352 तो है राष्ट्रीय आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। और जो 356 है, 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। रट लो जिन्होंने नहीं रट रखे, राष्ट्रपति शासन। और 360 जो है ये किससे संबंधित है? 360 संबंधित है ये वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ध्यान रखना ये 3 है। अब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र या संविधान के अनुसार यदि सरकार नहीं चल रही है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति 356 के तहत क्या करता है? उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 356 का संबंध पूछे तो किससे? राष्ट्रपति की शक्तियों से नहीं है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का तो मैंने बताया 352 है, केंद्र राज्य संबंध का नहीं है, 243 वगैरह भाग 11 के अंदर है ये, तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, तो यही आपका आंसर ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, एक 365 है और एक 356 है। दोनों ही जो आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है, ध्यान रखना पेपर में। अगर 365 पूछ ले वो भी यही है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? यदि
किसी राज्य में ऐसी संवैधानिक विफलता हो जाए कि किसी उस राज्य में चुनाव हुए विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति आ गई कि उस राज्य में सरकार का गठन नहीं हो सकता, कोई किसी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, संविधान के अनुसार वहाँ सरकार नहीं चलाई जा सकती। उस स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति से कहेगा कि यहाँ सरकार नहीं बन सकती, ऐसी कोई किसी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी को बहुमत मिला, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक है, वो 6 महीने के लिए लागू रहेगा। 6 महीने के बाद उसे दोबारा संसद से बढ़वाना पड़ेगा। 2 महीने तक रह सकता है वैसे बिना लोकसभा की अनुमति के, लोकसभा राज्यसभा की बिना अनुमति के 2 महीने तक रहेगा। अगर उसको बढ़ाना है आगे तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करवाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। अगले 6 महीने फिर बढ़ाया जा सकता है, फिर 6 महीने फिर बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। ऐसे 6-6 महीने बढ़ाकर उसको अधिकतम 3 साल तक लागू रखा जा सकता है किसी राज्य में। ये तो हो गई 356 की बात। अब 365 के तहत ये आर्टिकल के तहत कैसे लगता है, तो केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किसी भी बात को लेकर। यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में समर्थ नहीं है, उनके द्वारा दिए गए निर्देश राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में भी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ध्यान रखना है, दोनों अनुच्छेद हैं, दोनों आपको ध्यान रखने हैं ये। चलो नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1951 में तो हुआ था। पहला है तो पहला ही नंबर आएगा, ध्यान रखना है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसके तहत क्या हुआ था, पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। मेन तो ये है, पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। आर्टिकल 15 में भी संशोधन किया गया था इसके तहत, आर्टिकल 15 का भाग 4 जोड़ा गया था इसके द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार जो है वो SC ST तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, वो भी पहली संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलो अगला है इसमें कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। भैया आपसे पूछ रहा है कि भारत गोवा है या अन्य जो पुर्तगाल है ने भारत के हिस्सों पर कब्जा कर रखा था, उनको भारत में कब शामिल किया गया था। तो सिंपल सा है, 1961 में। बच्चे को बताया कि गोवा कब स्वतंत्र हुआ था, 1961 में हुआ था। लेकिन आपसे पूछे गोवा भारत का राज्य कब बना था, राज्य कब बना गोवा, तो राज्य बना 1987 में। और कौन से नंबर का राज्य बना था गोवा, 25वां राज्य बना था हमारे देश का, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 1961 आपको ध्यान रखना है। 1954 में ध्यान रख लो, पुदुचेरी को फ्रांस से आज़ाद करवाया गया था। पुदुचेरी आज़ाद हुई थी फ्रांस से, और गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगाल से 1961 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां हैं। तो ध्यान रखना है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में केंद्र सरकार के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किया गया है। भाई 148 से लेकर 151 तक उनके पद का वर्णन है। उनकी कार्य और शक्तियां पूछी है आपसे, तो जल्दी से बताओ उनकी कार्य और शक्तियां जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं। कार्य और शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, बताओ जल्दी से। 148 में तो उनके पद का वर्णन है, कार्य शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखना है, 149 में आर्टिकल 159 में कार्य का वर्णन किया गया कि कैग जो है वो किस प्रकार के कार्य कर सकता है। ठीक है, तो 149 के अंदर राष्ट्र इसके नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। 150 में लेखा का प्रारूप तैयार करता है कैग, और राष्ट्रपति जो है उसके प्रारूप के हिसाब से ही संसद के अंदर उसकी रिपोर्ट तैयार करवाता है, रखवाता है। 151 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस प्रकार की बातें कही गई हैं, ये ध्यान रखना। 148 के तहत नियुक्ति की जाती है इनकी। चलो इतना ही है। ठीक है, आज का क्वेश्चंस कैसे लगे आपके एग्ज़ाम में, आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्लास कैसी रही, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, और आप टीचर को मोटिवेट करते हो वो भी बहुत ज़रूरी है।
आप का जो रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहो। भी एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको अपना जो है तैयारी रखनी है। कभी भी एग्ज़ाम हो जाए, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर भी, चाहे कभी भी एग्ज़ाम हो, उससे एग्ज़ाम होते ही हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम की डेट आने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर कोई तैयारी नहीं होनी। बच्चे के सिलेक्शन वही लेते हैं जो एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार ना करके पहले ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी आपको भी। ठीक है, बाय बाय।